हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड, उसका एक सबसे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, किसी भी पिंड की किसी भी स्थिति पर निहित ऊर्जा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि मान लो यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है। अब इस पड़ी वस्तु के अंदर भी कितनी एनर्जी है, या इसको यहाँ पर रखने के लिए हमने कितना वर्क किया था पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप धनुष की बात करते हैं हम, उसमें जो ये धागा होता है, इस धागे को, जिसको हम प्रतंचा बोलते हैं, इसको हम जितना पीछे खींचते हैं, हमने क्या कर दिया, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। अब जैसे ही इसमें से हम तीर लगाते हैं तो तीर के अंदर कौन सी एनर्जी बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। पर छोड़ते ही दोबारा ये जैसे ही अपनी पोजीशन में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर शायद आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। पर हमें यहाँ पर कौन सी एनर्जी पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की जहां पर भी बात आती है, हम बात करते हैं चार्ज की। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज भी बात कर रहे हैं और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी बात कर रहे हैं, जहां पर इसका मतलब होता है पोजीशन से, जो इसकी स्थिति होती है उससे। तो हम ये कह सकते हैं जो चार्जेस की पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस तक लाने के अंदर हमें जो भी वर्क करना पड़ा था, उसी वर्क को हम किसके इक्वल कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हम देखते हैं, जैसे पहली बात तो आप ये समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस की क्या है, पोटेंशियल कितनी होती है, इज द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशंस। मतलब क्या है कि जो अपने पास चार्जेस दिए गए हैं उनको इन्फिनिटी से तो लेके आना है, पर कहां पर लेके आना है, उनकी दी गई रिस्पेक्टेड पोजीशन तक लेके आना है। और हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा हम उसको किसके इक्वल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देंगे। अब ये जैसे मानो कि अब हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह, जिसमें कोई भी प्रकार का दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कोई कुछ हो रहा है। हमने क्या किया, एक बाहर से एक चार्ज को उठा के लेके आए और इस चार्ज को इस एम्प्टी स्पेस में एंटर करवा दिया। अब चूंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क ही हमें नहीं करना पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। पर फिर भी अगर एक बार ऐसे माने कि मान लो यहाँ पर कोई चार्ज होता तो हमें उस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क करना पड़ता, और वर्क जो हम करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जो एनर्जी स्टोर होती है इसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आई थिंक आपको ओवरव्यू पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये ध्यान रखिए, हमेशा इन्फिनिटी की हम बात क्यों करते हैं, इन्फिनिटी की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी हम ऐसा मानते हैं कि वो जगह कौन सी है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई फील्ड नहीं है। इन्फिनिटी मतलब हमारी रेंज से बाहर। तो वो जो एरिया है उसमें हमेशा क्या होता है, फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ता है, और इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो हमें पोटेंशियल का लेवल पता चल जाता है, और उसी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल एनर्जी का भी पता चल जाता है। नाम दोनों सेम साथ में चल रहे हैं, हिंदी में इनके नाम अलग अलग हैं, पर इंग्लिश में जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जो पोटेंशियल होता है, हमें जो वर्क करना पड़ता है, वही उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। वर्क पर यूनिट चार्ज वो तो हो जाता है पोटेंशियल, पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उस वर्क को ही हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आगे देखते हैं, सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, मतलब हमारे पास कोई दो चार्जेस का एक सिस्टम हो, निकाय हो, और हमें उसको बनाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है या हमें कितना वर्क करना पड़ता है, वो हमें निकालना है। आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो आता है दो टाइप से। एक तो ये आता है कि आपको एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, वो पूछता है। वो तो आप याद रखना जीरो होती है। पर जब दो चार्जेस निकालनी होती है तो हमें एक डेरिवेशन करना पड़ता है, और वो कैसे करना पड़ता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, एक एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस में कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, तो मतलब वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। यहां पर जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है ये,
इस ए पॉइंट पर हमें इन्फिनिटी से किस चार्ज को लेके आना है, Q1 चार्ज को लेके आना है। अब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं, पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल वर्क डन का एक फॉर्मूला है वो, और मैंने आपको पहले भी बताया और आपको याद रखना है। और किस प्रकार से याद रखना है उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखो, ये होता है W इज इक्वल टू क्यू VF माइनस VI। यहाँ पर ये Q कौन सा होता है, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उस चार्ज को हम Q बोलते हैं, स्मॉल q। और ये कौन से हैं, ये दोनों वो पोटेंशियल्स हैं। VI वो पोटेंशियल है जिस बिंदु से हम उसको लेके आए हैं, VF उस बिंदु का पोटेंशियल है जहां पर हम लेके जा रहे हैं। तो इन दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी होती है और इसका आंसर निकालना होता है। अब इस चीज को समझिए, जैसे हम इस Q1 को यहाँ पर लेके आए, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल था वो कितना था, 0, जहां से हम लेके आ रहे थे इनिशियल पोजीशन का, और फाइनल जहां पर हम लेके जा रहे हैं उसका भी कितना है, 0 है। जब दोनों की वैल्यू 0 है, ए पर हम लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी से हम लेके आए थे, टोटल दोनों ही 0 हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। पर किस चार्ज को हम लेके आए थे, Q1 को, उसी को हमने यहाँ लिखना है, उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये रहा Q1। ओके, मतलब क्या हुआ, टोटल हमें वर्क करना ही नहीं पड़ा, और वर्क नहीं करना पड़ा तो हमें उस वर्क को ही किसके इक्वल लिखना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिखना होता है। टोटल वैल्यू 0 आ गई। अब हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो दूसरे चार्ज को भी हम लेके आए, एक वर्क लिए, मान लो यहाँ पर भी नहीं है, इसी पॉइंट पर है जहां पर हमने इसको रख रखा है। अब क्या होगा, जैसे ही इस बार क्या हो रहा है, इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने इस बार Q को लेके आ गए, Q1 को, सॉरी, इस बार हम इस Q1 को यहाँ पर लेके आ गए इस A पोजीशन पर, और ये Q1 यहाँ पर प्रेजेंट है। और जैसे ही कोई आवेश प्रेजेंट होता है उसके आसपास वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बनेगा, इस बी को हम यहाँ पर लेके आ रहे हो, और हम ये कह रहे हैं कि इस बी की जो पोजीशन है वो कितनी है, R12 है। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर जो है हमने R12 वेक्टर से डिफाइन कर दिया। 12 का मतलब क्या है, 1 से लेके 2 तक, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ये। अब इसको समझो, जैसे हम इस Q2 को यहाँ पर लेके आएंगे, इस बार हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस बार एक नॉन जीरो पोटेंशियल प्रेजेंट है, और वो नॉन जीरो पोटेंशियल कितना है वो हमने निकाला था। देखो V इज इक्वल टू कितना होता है, KQ अपॉन R होता है। याद है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। और ये चार्ज कौन सा है, ये Q1 चार्ज है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना है। और कितनी दूरी पर, R12 दूरी पर। यहाँ पर वो चार्ज आता है जिसको हम लेके आते हैं, पर यहाँ पर वो चार्ज आता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। इन दोनों का अगर आपको Q का समझ में आ गया तो कहाँ पर Q1 रखना है, कहाँ पर Q2 रखना है, और आगे आते समय Q3 भी कहाँ पर रखना है वो भी ध्यान पड़ जाएगा आपको, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने क्या कर दिया, इस B पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया, वो कितना आएगा, KQ1 अपॉन R12। अब जो सेकंड हमें वर्क करना पड़ा वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो ये रहेगा, बस जिस आवेश को हम लेके आ रहे हैं वो Q2 है, जिस पॉइंट पर हम लेके जा रहे हैं उसका पोटेंशियल VB है, जहां से हम लेके आ रहे हैं वो इन्फिनिटी है, तो V इन्फिनिटी आएगा। V इन्फिनिटी हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो Q2 मल्टीप्लाई बाई VB की वैल्यू हमने क्या रख दी, ये KQ1 अपॉन R12 के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। तो टोटल वर्क जो होता है वो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब जो दोनों हमने वर्क किए थे उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में क्या बनेगा, पहला तो 0 है, दूसरे की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 है, तो जो वैल्यू है वो सारी की सारी यही है। इसलिए हमने इसके टोटल वर्क को हमने इक्वल रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और हम लास्ट में क्या कह देंगे, ये जो टोटल वर्क हमने किया है वही किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने लिख दिया U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब हमें अगर तीन चार्जेस के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो प्रोसेस तो यही रहेगी। जैसे हम सबसे पहले तो एक चार्ज को लेके आएंगे तो W1 निकालेंगे, सेकंड चार्ज को लेके आएंगे W2 निकालेंगे, पर तीसरा चार्ज लेके आएंगे वो कैसे करेंगे, आप देखो, ये रहा A चार्ज, ये रहा Q1, ये रहा Q2, और जब हम इस तीसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं जिसका नाम है Q3, तो इस C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है प्रेजेंट पहले से वो निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं C पर जो पोटेंशियल है वो एक तो है A के कारण, और दूसरा C पर जो पोटेंशियल है वो है B के कारण। अब इन दोनों की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ए वाले चार्ज कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है, कितने डिस्टेंस पर है, R13 डिस्टेंस पर। साथ में Q2 जो है जो कि B पॉइंट पर है वो दूरी कितनी है उसकी, R23। ये आ जाएगा टोटल नेट पोटेंशियल किसके कारण, A और B के कारण, कहां पर, C पर।
अब पहला चार्ज देखो वही प्रोसेस, W1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले टाइम में वही रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R12। और तीसरे के कारण कितना है, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं Q3, जहां पर हम लेके आ रहे हैं C पॉइंट पर, उसका पोटेंशियल, साथ में इन्फिनिटी पर से हम लेके आ रहे हैं तो वहां का पोटेंशियल Q3 मल्टीप्लाई बाई K Q1 अपॉन R13 K Q2 अपॉन R23। इन सब में जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, जोड़ने से देखो एक तो ये टर्म है और ये दो ये बच गए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आप देख लो क्या आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। तो एक तो Q1 Q2 का पेयर है, एक Q1 Q3 का पेयर है, एक Q2 Q3 का पेयर है। ये तीनों हमने यहाँ पर लिख दिए और साथ में हमने क्या कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और इसी को हमने किसके को लिख दिया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ये आ गई लास्ट में। अब ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होता है ना वो आपको याद रखना है, वो 2 पॉइंट चार्जेस का करने आता है। जब हमें 2 पॉइंट चार्जेस हो, एक Q1 हो दूसरा Q2 हो और A और B इनकी पोजीशंस हो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, R हो, तो हम सीधा क्या कहेंगे, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है K Q1 Q2 बाई R। R जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये हमें सीधा याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अब हमें n पॉइंट चार्जेस के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे मानो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, एक Q1 Q2 Q3 Qn, इस प्रकार से चार्जेस हैं। तो हमें तो ये करना है, इनके डिस्टेंस के पेयर तो बहुत सारे हो जाएंगे, पर हमें किस प्रकार से निकालना है वो देखो। एनालॉजी से इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, जब हमारे पास केवल 2 चार्जेस थे, एक Q1 दूसरा Q2, तो दोनों का पेयर बनाया और इनके बीच की डिस्टेंस साथ में मल्टीप्लाई में हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, जब हमारे पास एक चार्ज और एक्स्ट्रा आ गया, तो इससे पेयर कितने बनेंगे, एक पेयर बनेगा Q2 से, एक बनेगा Q1 से, 2 एक्स्ट्रा पेयर बनेंगे, वो 2 एक्स्ट्रा पेयर यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या है, हमेशा जितने भी चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट हैं उन सबके आपस में पेयर बनाने हैं और K से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। हमने क्या किया, जैसे QI और QJ, मतलब एक Q1 ऐसे Q2, इन दोनों को पेयर बना दिया और बीच में क्या आएगा, इन दोनों की डिस्टेंस। जैसे अभी तक क्या था, अभी तक आप देख सकते हो Q1 Q2 है तो बीच में नीचे भी R12 लिखा हुआ है, Q1 Q3 है तो नीचे भी R13 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे QI QJ है तो नीचे भी RIJ आएगा, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, कॉमन आएगा। पर हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमें 2 शर्तें लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिसेस 2 हैं, एक I है और दूसरा J है। I की वैल्यू 1 से कहाँ तक चेंज हो सकती है, n तक। J की वैल्यू 1 से कहाँ तक चेंज हो सकती है, n तक। पर यहाँ पर एक शर्त है, आप देखो यहाँ पर कभी भी दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, ना तो 1 और 2 बराबर, यहाँ पर 1 और 3 बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 और 3 बराबर नहीं, कभी भी 1 1 2 2 3 3 का पेयर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम आई आई या जे जे का पेयर नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या कहेंगे, जहाँ जे इज नॉट इक्वल टू आई है, कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। पर आप यहाँ पर देख रहे हो ये 1/2 आ रहा है एक्स्ट्रा में, ये 1/2 तो यहाँ पर था ही नहीं, तो ये कहाँ से आया, देखो जब यहाँ पर हम आई की वैल्यू 1 रखते हैं तो जे की वैल्यू भी हम 2 रख सकते हैं, और जब हम जे आई की वैल्यू 2 रखते हैं तो जे की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। तो जब ये 2 चीजें आएंगी तो दोनों में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, यहाँ पर बनेगा Q2 Q1, दूसरे में बनेगा Q1 Q2, नीचे R12 और R21, तो वो भी दोनों बराबर हैं, तो सेम अमाउंट की वैल्यू 2 बार आएगी। जब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक बार Q1 Q2 है, दूसरा Q2 Q1 कहीं नहीं है, वो एक ही बार है, तो हर एक जो पेयर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ताकि ये पूरा समेशन जब हम ओपन करें तो इसमें हर बार डबल टर्म नहीं आए, कि कितनी बार आए, सिर्फ एक बार टर्म आए। तो ये जो होती है वो n पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है कि मान लो अभी तो हमने ये बात की थी कि पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, पर बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तब किस प्रकार से हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बताएंगे, वो देखते हैं। इसमें ये मान लीजिए पहले से आपको ये लाइनें जो दिख रही हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस बार एक खाली स्पेस नहीं है, तो हम जब भी हम इस क्यू को इन्फिनिटी से इस पोजीशन वेक्टर आर पर लेके आना पड़ेगा, इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर वेक्टर मान लिया, तो क्या करेंगे हम, इसका हमें ये भी पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बना है, क्या इसका सोर्स है, बस हमें तो ये पता है कि जो भी पोटेंशियल होता है वो पोजीशन का फंक्शन होता है,
तो हमने तो ये कह दिया कि जिस भी पोजीशन की आप बात कर रहे हो, हमें नहीं पता किस पोजीशन की बात कर रहे हो, पर जिस भी पोजीशन की बात कर रहे हो वहां पर कोई ना कोई तो पोटेंशियल होगा, कोई ना कोई उसका फंक्शन होगा। तो v वो फंक्शन मान लिया हमने और r डिस्टेंस पर बात कर ली। जैसे हम कहते हैं कि जिस पॉइंट चार्ज के कारण बनता है वो कितना होता है, kq अपॉन r। अब kq अपॉन r जो है, r जो भी होगा उस पर हम क्या कह देंगे, kq अपॉन r के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, पर हमें यहाँ पर नहीं पता कि हम किस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हमने ये कह दिया जिससे भी आप निकाल रहे हो, जिस भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हो, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है, और उस r वेक्टर पर v r वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब आप देखो यहाँ पर देखो लाइन लिखी हुई है, पहले तो ये पढ़ो। प्रीवियसली ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज रिक्वायर्ड जीरो वर्क बिकॉज स्पेस वाज एम्प्टी, मतलब हमें पहले कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि पहले जो स्पेस था वो खाली था। पर इस बार क्या होगा, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई होगा जिसके कारण यहाँ पर स्पेस जो है वो खाली नहीं रहेगा और हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला वही रहेगा, W इज इक्वल टू क्यू वी एफ माइनस वी आई। अब वी आई क्या है, जहां से हम लेके आ रहे हैं वो हमेशा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा कितना होता है, जीरो। पर किस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, हम इस आर वेक्टर वाले पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, देखो वी आर, और किस से मल्टीप्लाई किया, जिसको हम लेके आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आएगी, W की वैल्यू आएगी क्यू वी आर वेक्टर, और यही क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिंगल चार्ज की। और इसी प्रकार से हम आगे क्या करेंगे, जो दो चार्जेस के कारण है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऐसे मानो जैसे यहाँ पर इस Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R1 वेक्टर, और जो Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R2 वेक्टर। तो Q1 की जो पोजीशन है वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, V R1 वेक्टर, और Q2 की जो पोजीशन है वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, V R2 वेक्टर। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे पहले मानो आप Q1 को ही हम लेके आए थे, तो ब्रिंग Q1 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड मतलब कौन सा, जो पहले से प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ता है वो हमने अभी देखा था, Q इंटू वी होता है। पहला चार्ज कौन सा, हम Q1 को लेके आए थे, कहाँ पर लेके आ रहे हैं हम, वी R1 वेक्टर जहां पर उसका पोटेंशियल है उस पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं। तो ये आ गया पहला वर्क जो हमने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड वाले टाइम में क्या होगा, हमें दो टाइप के वर्क करना पड़ेंगे। पहले तो कौन सा था, केवल हमने Q1 जो लेके आए थे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा था, पर यहाँ पर दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। एक तो कौन सा, जो पहले से प्रेजेंट है जो कि एक्सटर्नल फील्ड है, और एक कौन सा जो अब हम Q1 के लेके आ गए, इस Q1 के कारण भी यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वहां पर उसका पोटेंशियल होगा और उस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। पर हमें ये तो पता है कि Q1 के कारण यहाँ पर इस R12 डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है K Q1 अपॉन R12, जो हमने लास्ट केस में निकाला था सेम है। पर जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल होगा वो कितना है, वो है VR2। तो W2 एक तो जो एक्सटर्नल के कारण हो गया वो Q2 इंटू VR2, और जो Q1 के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इन तीनों वर्क्स को हम जोड़ देंगे और इसको किसके इक्वल लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख देंगे। तो U इज इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये जो है वो तो हमने पहले भी प्राप्त किया था। ये जो दो टर्म्स हैं वो एक्स्ट्रा आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, वो आते हैं एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा उसके कारण आते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है, तीन चार्जेस हैं हमारे पास, इन तीनों को हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर रख दिया। तीनों चार्जेस जो हैं वो सेम अमाउंट के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, प्लस क्यू के, और सबके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, एल डिस्टेंस है। अब आपको याद रखना है कि जब भी हमें ऐसे किसी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो हमें तो केवल पेयर्स देखने हैं, और कितने पेयर्स होंगे मान लो आप भूल जाओ, यहाँ पर तो अपने पेयर दिख रहे हैं साफ साफ, ये तीन पेयर्स है। तो तरीका क्या रहेगा, जितने भी हमारे पास चार्जेस हैं, मान लीजिए n चार्जेस हैं, तो n चार्जेस के लिए आपको क्या करना है, पेयर नंबर ऑफ पेयर्स अगर निकालना हो तो n-1/2। यहाँ पर तीन चार्जेस है तो 3 - 1 2/2, तो 2 से 2 कट गया, टोटल पेयर कितने बनेंगे, तीन पेयर बनेंगे। तो हमने दिख भी रहा है कि AB BC और CA तीन के पेयर बनेंगे। तो हमें भी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी हो आपको, तो आप तो बस ये याद रखो, फॉर्मूला सीधा याद रखो, U इज इक्वल टू UAB प्लस UBC प्लस UAC, इन दोनों का पेयर बना दो। और दो चार्जेस के सिस्टम की हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है K Q1 Q2 बाई R12, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, साथ में इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा, ए और बी पे कौन से चार्जेस हैं,
इस दोनों पर प्लस क्यू प्रेजेंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, तो हमने क्या लिख दिया के Q1 मतलब Q, Q2 मतलब भी Q, L इनके बीच की डिस्टेंस। तीनों के लिए सेम काम करेगा, तीनों में क्या है, तीनों में ही के क्यू स्क्वायर अपॉन एल बन रहा है और 3 बार आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया 3 KQ स्क्वायर अपॉन एल। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए जहां पर दो तो प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे फॉर्मूला तो वही लगाना है, पर यहाँ पर जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं उनको वैसा नहीं लिखना है, हमें प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, क्योंकि एनर्जी है और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर डायरेक्शन का रोल तो है नहीं, इसलिए हमें जो प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा हम देखो के क्यू क्यू, यहाँ पर दोनों प्लस वाले लिख दिए, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, तो आप देख सकते हो ये दोनों तो वैल्यू कट जाएंगे आपस में, बचेगा केवल एक ये, तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया -KQ स्क्वायर अपॉन। इसी प्रकार से आपको सारे करने। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।